बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 4। चंद रोज के बाद कजला खान ने एक रोज थोड़ी देर तक लेट कर आराम किया। नहाने के बाद उसने लिबास तब्दील किया, अस्तबल की तरफ आया, घोड़े का जायजा लिया, घोड़े के सर पर हाथ फेरा, गर्दन थपथपाई, फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़ा अपने दोनों कान बिल्कुल पीछे की समत सीधे करके गौर से उसकी तरफ देखने लगा था। उसके इस तरह देखने पर कजला खान जो जात का तुर्क था, घुड़सवारी का भी माहिर था, घोड़े के मुंह के पास आया, उसका मुंह अपने एक हाथ पर रखा और अपना दूसरा हाथ उसके माथे और उसके मुंह पर फेरने लगा। इस तरह घोड़े ने अपने कान सीधे ऊपर कर लिए थे। इस तरह गोया वो कजला खान से दोस्ती कर रहा था। उसके बाद कजला खान ने घोड़े पर जीन डाली, उसका तंग कसा, उसे दहाना चढ़ाया, घोड़े को लेकर बाहर निकला, मकान को ताला लगाया, घोड़े पर सवार हुआ और उसे एड़ लगाकर उसने एक तरफ दौड़ा दिया था। मुस्तकर की तरफ जाने के लिए जिस वक्त कजला खान दिल्ली की एक शाहराह पर अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जा रहा था तो अचानक वो बिदकते हुए चूक पड़ा, इसलिए कि शाहराह पर मस्ती पर आया हुआ एक देव कामत हाथी बुरी तरह चीख चिंगाड़ रहा था। लोग उससे बचने के लिए इधर उधर हो रहे थे। महावत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि हाथी को अपने काबू में करे, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो रहा था। एक मौके पर जब महावत ने हाथी को काबू करने के लिए उस पर सख्ती शुरू की, तब बिफरे हुए हाथी ने अचानक महावत को सूंड में लपेटा और करीबी दीवार से पटक दिया। महावत बेचारा दीवार से टकराने के बाद बेसुध सा हो गया, कराहने लगा था। बाजार में अब लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अचानक हाथी के सामने 4 घुड़सवार आ गए। उन घुड़सवारों में से 2 लड़कियां, एक लड़का और एक ढली हुई उम्र का शख्स था। अचानक बिफरे हुए हाथी ने एक लड़की को अपनी सूंड में लपेटते हुए उसके घोड़े से उचक लिया और महावत ही की तरह उसे दीवार से दे मारना चाहता था कि अचानक कजला खान अपने घोड़े से कूद पड़ा। इसलिए कि घोड़ा कजला खान से ना आशना था और कजला खान भी घोड़े के लिए अजनबी था, लिहाजा वो घोड़े को अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत में नहीं ला सकता था। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए घोड़ा बितक भी रहा था। चुनाचे घोड़े से कूदकर एक हाथ में तलवार और ढाल लिए कजला खान हाथी की तरफ बढ़ा। हाथी लड़की को घुमाते हुए पटकने ही लगा था कि अचानक कजला खान ने अपनी तलवार की नोक उसकी सूंड में चुभो दी। तलवार का सूंड में चुभना था कि हाथी ने चिंगाड़ते हुए लड़की को छोड़ दिया। लड़की बेचारी बदहवास हो रही थी, भागती हुई एक तरफ हो गई। उसके साथ ही घुड़सवार अपने घोड़ों को छोड़कर एक दीवार की ओट में चले गए थे। बिखरा हुआ हाथी अब कजला खान की तरफ मुतवज्जे हुआ था, इसलिए कि कजला खान ने अपनी तलवार की नोक उसकी सूंड में चबोते हुए खुद उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था ताकि वो लड़की को छोड़ दे और उसकी तरफ ध्यान दे। चुनाचे हाथी ने भी ऐसा ही किया। लड़की को उसने छोड़ दिया और बिखरे हुए अंदाज में वो कजला खान की तरफ बढ़ा। हाथी के अपनी तरफ बढ़ने से पहले ही कजला खान ने अपनी तलवार फिजा में बुलंद कर ली थी और जो ही हाथी की सूंड उसके करीब आई, एक तूफानी अंदाज में उसने अपनी तलवार गिराई और हाथी की सूंड उसने काट कर रख दी थी। सूंड का कटना था कि हाथी बिलबिला उठा। पहले की निस्बत बाजार में ज्यादा मस्ती करने लगा था। अब वो लोगों के पीछे भाग दौड़ तो नहीं रहा था, चीख चिल्ला रहा था और कोशिश कर रहा था कि आगे बढ़कर कजला खान को टक्कर मारे और उसका काम तमाम कर दे। कजला खान भी बड़ा मोहतात था। जिस वक्त हाथी जुनूनी अंदाज में कजला खान के दर पे हो रहा था, कजला खान बड़ी फुर्ती और तेजी के साथ उसके पुष्टि हिस्से की तरफ गया। कबल इसके कि हाथी उसकी तरफ मुड़ता, अपनी तलवार बुलंद करके कजला खान ने जब 2 मर्तबा उसकी टांग पर गिराई तो हाथी की टांग पर गहरा जख्म आ गया था, जिसकी वजह से वो पहले की निस्बत कम हरकत करने लगा था। फिर जब बड़ी मुश्किल से मुड़ने लगा, तब ऐसे ही 2 वार कजला खान ने जब उसकी दूसरी टांग पर किए, तब हाथी अपनी जख्मी टांगों पर अपना बोझ ना संभाल सका और जमीन पर गिर गया था। हाथी के गिरते ही वहां जमा होने वाले लोग बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। छोटी उम्र वाले लड़के और बच्चे हाथी के इर्द गिर्द नाचने लगे थे। इतने में एक मुसल्ला जवान तकरीबन भागते हुए कजला खान के पास आया और उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहने लगा, उधर चलो, तुम्हें अमीर ने बुलाया है। कजला खान ने उस मुसल्ला जवान की तरफ देखा, फिर सवालिया से अंदाज में पूछा, किस अमीर ने बुलाया है? इस पर वो मुसल्ला जवान कहने लगा, वो सामने देखो, अपने साथियों के जिलों में अमीर इज़ोद्दीन खड़े हैं। इज़ोद्दीन का नाम सुनकर कजला खान चौंका था, इसलिए कि ये वही इज़ोद्दीन था जिसके बारे में फखरुद्दीन ने उसे बताया था। चुनाचे तेज तेज कदम उठाता हुआ कजला खान उस मुसल्ला जवान के साथ हो लिया। करीब जाकर उसने इज़ोद्दीन को सलाम किया। इज़ोद्दीन जो उस वक्त अपने घोड़े से उतरकर अपने साथियों के साथ खड़ा था, मुस्कुराया। आगे बढ़कर उसने कजला खान का शाना थपथपाया।
कई बार उसे शाबाश दी, फिर कहने लगा, तुमने इस हाथी को बेकार करके कई लोगों की जान बचाई है और ये ऐसा कारनामा है जिसको कोई आदमी सरअंजाम नहीं दे सकता। और तुम तो अभी 9 उम्र हो, कब से इस शहर में हो? तुम्हें तो सुल्तान के लश्कर में सालार होना चाहिए। इज़ुद्दीन के उन अल्फाज पर कजला खान ने खुशी का इजहार किया, फिर कहने लगा, शायद आपके लश्कर के एक अमीर फखरुद्दीन ने आपसे मेरे मुतालिक बात की हो। इस पर इज़ुद्दीन ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, तुमसे मुतालिक किसी फखरुद्दीन ने बात नहीं की। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कजला खान है। गौर से इज़ुद्दीन की तरफ देखते हुए कजला खान ने कहा था। इज़ुद्दीन ने फिर नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, मेरे सामने फखरुद्दीन ने तुम्हारा कोई जिक्र नहीं किया। इस पर कजला खान कहने लगा, अमीर, मैं इस शहर में अजनबी हूँ, बस यूं जाने गुलाम की हैसियत से इस शहर में लाया गया। फखरुद्दीन ने मुझे खरीदा और मुझसे एक काम लिया और वो काम बड़ा कठिन था और उस काम के सिले में उसने मुझे आजाद कर दिया। साथ ही उसने मुझे ये भी कहा कि उसने मुझे लश्कर में शामिल करा दिया है और मेरा नाम लश्करियों की फहरिस्त में दाखिल भी कर दिया गया है। इस पर मुस्कुराते हुए इज़ुद्दीन ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, उसने कुछ भी नहीं किया। मेरे ख्याल में उसने टालने की कोशिश की है। तुम कहां से आए हो और किन हालात में गुलाम बने? इस पर दुख भरे अंदाज में कजला खान कहने लगा, अमीर मोहतरम, मैं दरियाए आमू के उस पार करख्ताई कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। बस मंगोलों की वजह से एक हाथ से दूसरे हाथ बिकता हुआ इन सरजमीनों में आ पहुंचा हूँ। कजला खान के ये अल्फाज सुनकर इज़ुद्दीन की आंखें नमनाक हो गई थी। कुछ देर वो होंठ काटता रहा, फिर कहने लगा, तुम जैसे जवान को परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। फिर अपने एक मुहाफिज की तरफ देखते हुए इज़ुद्दीन कहने लगा, मेरे लश्कर में इस कजला खान का नाम अच्छे सालारों में सरे फहरिस्त लिखो। उस सालार ने मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिलाई, यहां तक कि इज़ुद्दीन ने फिर कजला खान को मुखातिब किया, ये कहो तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? इस पर बड़ी आजजी और इंकसारी में कजला खान कहने लगा, अमीर, आपके लश्कर के उसी सालार ने, नाम जिसका फखरुद्दीन है, मुझे किसी से एक मकान ले दिया है जो 3 कमरों पर मुश्तमिल है। उसका कहना था कि उस मकान का 6 माह का मुआवजा उसने अदा कर दिया है। 6 माह तक तो मैं उसमें रह सकता हूँ, उसके बाद शायद मुझे अपना कोई बंदोबस्त करना पड़े। इज़ुद्दीन ने फिर अपने उसी सालार की तरफ देखा और कहने लगा, अगर ये फखरुद्दीन के मुहैया करदा उस मकान में ना रहना चाहे तो इसकी रिहाइश का एहतमाम मुस्तकर में किसी अच्छी जगह करना, इसका ख्याल भी करना, इसका एहतराम भी करना, इसलिए कि हो सकता है कि आने वाले दौर में तुम लोगों को इसी के मातहत काम करना पड़े। उस मौके पर इज़ुद्दीन कजला खान को मुखातिब करके मजीद कुछ कहना चाहता था कि ढली हुई उम्र का एक शख्स अपने घोड़े की बाग पकड़े वहां आन खड़ा हुआ। उसके पीछे 2 लड़कियां और एक लड़का भी अपने घोड़ों की बाग पकड़े हुए थे और जो 2 लड़कियां थी उनमें से एक वो थी जिसे अपनी सूंड में जकड़कर हाथी ने पटकना चाहा था कि आगे बढ़कर कजला खान ने उसे बचाया था और हाथी की सूंड में अपनी तलवार चुभोते हुए हाथी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था और हाथी ने उस लड़की को छोड़ दिया था। जब वो बूढ़ा अपने घोड़े की बाग पकड़े वहां आन खड़ा हुआ तब इज़ुद्दीन उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया था। लगता था इज़ुद्दीन उसे जानता था। फिर उस बूढ़े को मुखातिब करके कहने लगा, जमालुद्दीन, तुम्हारा क्या हाल है? मैंने देखा तुम्हारी बेटी को हाथी ने जकड़ लिया था, लेकिन इस नौजवान ने तुम्हारी बेटी को बचा लिया। इस पर जमालुद्दीन ने कजला खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अमीर, इसी का शुक्रिया अदा करने के लिए तो आया हूँ। फिर कजला खान की तरफ देखते हुए जमालुद्दीन कहने लगा, बेटे, मेरा नाम जमालुद्दीन है, जरा अपना नाम कहो। इस पर कजला खान कहने लगा, मेरा नाम कजला खान है। कजला खान का नाम सुनकर जमालुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे ख्याल में तुम्हारा ही जिक्र मुझसे फखरुद्दीन ने किया था, इसलिए कि मुझे किसी ऐसे तैगजन की जरूरत थी जो मेरी दोनों बेटियों और बेटे को तैगजनी की तरबियत दे, और मेरा ख्याल है फखरुद्दीन ने तुम्हारा ही नाम लेकर तुम्हारा जिक्र किया था। इस पर कजला खान ने जब इस बात में गर्दन हिलाई तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए जमालुद्दीन कहने लगा, वाह, मुलाकात भी तुमसे हुई तो किस जगह हुई, बहरहाल खूब हुई। इस गुफ्तगू पर दोनों लड़कियां और लड़का भी मुस्कुरा रहे थे। फिर जमालुद्दीन ने दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बड़ी बेटी रेयान और इसके साथ छोटी बेटी लबाना है और इनके साथ मेरा बेटा कदर खान है। उस मौके पर जमालुद्दीन की बड़ी बेटी रेयान कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं आपकी इंतहा दर्जे की ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मेरी जान बचाई। अगर आप बर वक्त ना आते और घोड़े से कूदकर हाथी की सूंड में अपनी तलवार की नोक चुभोकर उसे मेरी बजाय अपनी तरफ मुतवज्जे ना करते तो हाथी तो मेरा काम तमाम कर चुका होता। मैं एक बार फिर आपकी शुजाअत, जवामर्दी, मदद और रियानत पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रेयान की उस गुफ्तगू का जवाब कजला खान देना ही चाहता था कि जमालुद्दीन बोल उठा, कजला खान, मेरे अजीज, फखरुद्दीन ने मुझसे तुम्हारा जिक्र किया तो मैं तो ये समझा था कि तुम बड़ी उम्र के तैगजन होगे, लेकिन तुम अभी 9 उम्र हो
बहरहाल बेटे, तुमने अपनी शुजाअत और जवामर्दी से साबित कर दिया है कि जिस तयज़न की हमें अपनी बच्चियों और बच्चे को तरबियत देने की जरूरत थी, वो तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब ये कहो बेटे, क्या तुम हमारा ये काम करने के लिए तैयार हो? फखरुद्दीन ने मुझसे कहा था कि तुम इस शहर में अजनबी हो, किसी काम के सिलसिले में गए हो। देखो, इनकार मत करना बेटे। फखरुद्दीन ने मुझे ये भी बताया था कि तुम अकेले हो, माँ बाप नहीं है, गुलाम की हैसियत से इस शहर में दाखिल हुए थे। बच्चे, अब ये बताओ कि मैं तुम्हें कब लेने आऊं, या तुम हमारे यहाँ कब आओगे? जमालुद्दीन के उन अल्फाज पर कजला खान जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि उससे पहले ही इज़्ज़ुद्दीन बोल उठा, कहने लगा, जमालुद्दीन, इस कजला खान को मैंने अपने लश्कर में शामिल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि लश्कर का बेहतरीन, उम्दा और नायाब सालार साबित होगा। जमालुद्दीन, शायद तुम्हें खबर होगी कि जालोर के राजा अड़ीसा ने सुल्तान के खिलाफ अलम बगावत खड़ा कर दिया है। उसने अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत में बेपनाह इजाफा कर दिया है। चंद रोज तक सुल्तान लश्कर लेकर जालोर के राजा अड़ीसा के खिलाफ मुहिम पर निकलेगा। उस मुहिम में कजला खान भी शामिल होगा। फिलहाल इसे फखरुद्दीन ने आर्जी रिहाइश मुहैया की हुई है। बहरहाल पहले यह देखना है कि जो राजा अड़ीसा के साथ हमारी जंग दरपेश है, उसमें यह अपनी कैसी कारगुजारी का मुजाहरा करता है। इसके बाद ही लश्कर में इसके मनसब और शहर में इसके मकाम का तयन किया जाएगा। यहां तक कहने के बाद इज़्ज़ुद्दीन रुका, फिर कहने लगा, कजला खान, मेरे इस सालार के साथ तुम अभी मुस्तकर की तरफ जाओ। लश्कर के जिस हिस्से में तुमने शामिल होना है, उसके सालारों से ये तुम्हारा तारुफ करवा देगा। नागहानी सूरत में अगर तुम्हें मुस्तकर के अंदर कयाम करना पड़े, तब ये तुम्हारे लिए वहां अच्छी रिहाइश का एहतमाम भी कर देगा। मेरे ख्याल में तुम इसके साथ जाओ और वहां बाकी सालारों से मिल लो। रहा मामला मोहतरम जमालुद्दीन का, तो इन्हें भी मायूस ना करना। ये बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं। यूं समझना कि इनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, और अगर तुम इनकी बेटियों और बेटे को तयगजनी की तरबियत दो, तो इसमें जमालुद्दीन की खुशी ही नहीं, मेरी भी खुशी होगी। इज़्ज़ुद्दीन के उन अल्फाज पर जमालुद्दीन भी खुशी का इजहार कर रहा था। फिर कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, तुम पहले अमीर के कहने पर इस सालार के साथ मुस्तकर चले जाओ। ये जो जरा आगे दाएं जानी मस्जिद दिखाई दे रही है, मेरा बेटा कदर खान जो मेरे साथ खड़ा है, मगरिब की नमाज ये इसी मस्जिद में आकर पढ़ेगा। तुम भी इसी मस्जिद में आ जाना और ये तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आएगा। बेटे, मैं चाहता हूँ आज शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओ। इस पर कजला खान ने खुशी का इजहार करते हुए असबात में गर्दन हिलाई और जमालुद्दीन अपनी दोनों बेटियों और बेटे के साथ वहां से चला गया था। जबकि इज़्ज़ुद्दीन के कहने पर कजला खान उस सालार के साथ मुस्तकर की तरफ हो लिया था। उस सालार ने कजला खान को मुस्तकर का काफी हिस्सा दिखाया। जिस लश्कर में कजला खान को रखा जाना था, उस लश्कर में छोटे बड़े सालार थे। सबसे कजला खान का तारुफ करवाया। कजला खान ने कुछ देर मुस्तकर में कयाम किया। उसके बाद चूंकि इज़्ज़ुद्दीन ने इशारा दे दिया था कि चंद रोज तक सुल्तान जालोर के राजा अड़ीसा के खिलाफ हरकत में आने वाला है और लश्कर कूच करेगा, चुनाचे कजला खान अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीदने के लिए मुस्तकर से बाजार की तरफ हो लिया था। एक काफी बड़ी दुकान के सामने कजला खान ने अपने घोड़े को रोका। घोड़े को बांधने के बाद जब वो उस दुकान में दाखिल हुआ, तब वो थोड़ी देर के लिए ठटका, इसलिए कि उस वक्त दुकान में हसीन और खूबसूरत एतमर और उसकी माँ करातीस दोनों जरूरत का कुछ सामान खरीद रही थी। उन्हें देखते हुए कजला खान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था और अपनी जरूरत का सामान खरीदने लगा। दूसरी तरफ करातीस और एतमर भी सामान खरीद रही थी। कजला खान जब दुकान के मालिक को रकम की अदायगी करने लगा, तब अचानक एतमर की निगाह कजला खान पर पड़ी। वो उसे देखती रह गई। एतमर ने अपनी निगाहें कजला खान के चेहरे पर गाड़ दी थी। कजला खान ने भी महसूस कर लिया था कि एतमर उसकी तरफ बराबर देखे जा रही है, लिहाजा उसने उसकी तरफ कोई ध्यान ना दिया और दुकानदार के साथ ही मसरूफे गुफ्तगू रहा। फिर एतमर ने अपने पहलू में खड़ी अपनी माँ करातीस को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अम्मा, ये जो बाएं जानिब नौ उम्र नौजवान खड़ा है, जरा इसकी तरफ गौर से देखो। अम्मा, इसकी आंखें ऐसी हैं जैसे मैंने इन आंखों को पहले से कहीं देख रखा हो। एतमर के उन अल्फाज के जवाब में करातीस भी बड़े गौर से कजला खान की तरफ देखने लगी। फिर एतमर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगी, बेटी, तेरा कहना दुरुस्त है, ये आंखें मैंने भी कहीं देख रखी हैं, पर याद नहीं पड़ता ये आंखें किस चेहरे की हैं। बेटी, मेरा दिल भी कहता है कि ये आंखें हमारे लिए शनासा हैं। इस पर एतमर ने फिर मुतासिर कुन अंदाज में अपनी निगाहें कजला खान के चेहरे पर गाड़ दी थी और कजला खान को उसका एहसास हो गया था कि दोनों माँ बेटी बड़े गौर से उसकी तरफ देख रही हैं। उस वक्त तक उसने दुकानदार को अदायगी कर दी थी। अपना सामान उसने समेटा और जब वो दुकान से निकल रहा था, तो अचानक न जाने एतमर को क्या हुआ, उसके पीछे भागी। कजला खान को भी एहसास हो गया था कि एतमर उसके पीछे आ रही है। वो अपने घोड़े के पास जा रुका और घोड़े की लगाम खोलने लगा। एतमर उसके करीब आ गई, उसको मुखातिब करके कहने लगी, देखिए, बुरा ना मानिएगा,
क्या आप मुझे और मेरी माँ जो अंदर खड़ी हैं, इनका नाम करातीस है, जानते हैं? उस मौके पर कजला खान ने मसनूई सी हैरत अपने चेहरे पर बखेर दी और चौंकने के अंदाज में कहने लगा, खातून, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो? मैं ना तुम्हें जानता हूँ और ना तुम्हारी माँ को, और फिर दूसरी बात यह कि मैं इस शहर में अजनबी हूँ, यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। कजला खान के उस जवाब पर एतमर मायूस और अफसुर्दा सी हो गई थी। मजीद कुछ कहना चाहती थी कि जल्दी जल्दी कजला खान अपने घोड़े पर सवार हुआ, उसे एड़ लगाता हुआ वहां से चल दिया था। एतमर बड़े गौर से उसे जाते हुए देख रही थी कि एक तरफ से एतमर का बाप नेजा खान और भाई बारबत भी आ गए थे। शायद वो भी एतमर और करातीस दोनों के साथ घरेलू सामान की खरीदारी के लिए बाजार आए हुए थे। इतनी देर तक करातीस भी दुकानदार को अदायगी करके और जो सामान खरीदा गया था वो लेकर दुकान से बाहर आ गई थी। निज़क और बारबत दोनों बाप बेटा उस जगह आकर रुके जहां एतमर परेशान और फिक्रमंद खड़ी थी। उसे मुखातिब करते हुए निज़क खान बोल उठा, बेटी, ये तुम किसको इस कदर गौर और इन्हमाक से देख रही हो? एतमर संभल सी गई। उस मौके पर करातीस अपने शोहर निज़क खान को मुखातिब करके कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले एक नौजवान इस दुकान में दाखिल हुआ था। उसने जरूरत की कुछ चीजें खरीदी। दरअसल हैरत अंगेज बात यह है कि एतमर और मुझे उसकी आंखें शनासा और देखी बाली महसूस हुई। अब हम दोनों माँ बेटी ये तो नहीं जान सकी कि वो किस चेहरे की आंखें हैं, लेकिन बहरहाल उसकी आंखें हम दोनों माँ बेटी के लिए शनासा हैं। यहाँ तक कहने के बाद करातीस जब रुकी तब एतमर अपनी माँ करातीस की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा, उसकी सिर्फ आंखें ही शनासा नहीं, जब मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी और उसने मुझे मुखातिब किया और उसकी आवाज मेरी समात से टकराई तो अम्मा, मेरी समात का रद्द अमल ये था कि उसकी आवाज भी हमारे लिए जानी पहचानी है। अब समझ नहीं आती कि ये कौन है, इसे हमने कहाँ देख रखा है और ये हमें कहाँ मिला। उस मौके पर निज़ा खान ने आगे बढ़कर अपने हाथ बड़े प्यारे और शफीकाना अंदाज में अपनी बेटी एतमर के सर पर रखा और कहने लगा, बेटी, अगर ऐसी कोई बात है तो खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो जवान कौन है और आप लोगों ने उसे कहाँ देख रखा है। अब चलो घर चलते हैं। उसके साथ ही चारों अपनी हवेली की तरफ हो लिए थे। अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ कजला खान थोड़ा सा आगे गया होगा कि एक जगह किसी की आवाज उसके कानों से टकराई, कजला खान रुको। कजला खान ने अपने घोड़े की बागें खींच ली। उसने देखा एक तरफ से फखरुद्दीन अपने घोड़े पर सवार निकलकर उसके करीब आया। कुछ देर तक खा जाने वाले अंदाज में फखरुद्दीन कजला खान को देखता रहा, फिर कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि कभी निज़ा खान और उसके अहले खाना से मिलने की कोशिश मत करना। लगता है मेरी नसीहत, मेरी तनबीह, मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम दुकान से बाहर खड़े होकर एतमर से क्या गुफ्तगू कर रहे थे। देखो, यही रवैया इख्तियार किए रहोगे तो नुकसान उठाओगे। अगर किसी भी मौके पर तुमने ये जाहिर कर दिया कि मरू शहर से उन्हें लाने वाले तुम हो, मैं नहीं, तो याद रखना तुम्हारी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। फखरुद्दीन की उस गुफ्तगू से कजला खान ताव खा गया था। अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ले गया और कहने लगा, फखरुद्दीन, मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं। तुमने मेरे साथ एक मामला तय किया था कि इन लोगों को मैं मरू शहर के नवाज से हिंदुस्तान ले आऊं तो मैं आजाद रहूंगा। चुनाचे जो मुआहिदा मेरे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ था उसके मुताबिक मैं इन लोगों को वहां से निकाल कर यहाँ ले आया। अब मैं आजाद हूँ और मेरे साथ गुफ्तगू भी उसी तरह किया करो जैसे एक आजाद दूसरे आजाद शख्स से किया करता है। इस वक्त जो तुमने गुफ्तगू की है वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आइंदा मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहना। साथ ही मैं तुमसे कहूं कि तुम झूठ बोलने के भी आदी हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने अमीर इज़्ज़ुद्दीन से बात की है कि मुझे लश्कर में शामिल कर लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तुमने ये भी झूठ बोला कि इज़्ज़ुद्दीन के साथ काम करने वाले छोटे सालारों से भी तुमने मेरा तारुफ करवा दिया है। आज इज़्ज़ुद्दीन से मेरी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात एक हादसे की वजह से हुई, वरना ना मुझे इज़्ज़ुद्दीन जानता था ना मैं इज़्ज़ुद्दीन को पहचानता था। उस हादसे की वजह से इज़्ज़ुद्दीन ने मुझे अपने लश्कर में शामिल कर लिया है और जब उसने मेरा तारुफ मांगा तो मैंने तुम्हारा हवाला दिया कि मेरे मुतल्लिक फखरुद्दीन ने आपको बताया होगा, लेकिन इज़्ज़ुद्दीन ने नफी में जवाब दिया। उसने कहा कि फखरुद्दीन ने तुम्हारे मुतल्लिक मुझसे कोई बात नहीं की। उसके बाद अपने लश्कर में शामिल करके एक सालार के साथ उसने मुस्तकर की तरफ भेजा। वहां मैं सारे सालारों से मिला, उनसे भी पता चला कि लश्कर में शामिल करने के लिए तुमने मेरे मुतल्लिक कोई बात नहीं की। लश्कर में तो अब मैं इज़्ज़ुद्दीन के कहने पर शामिल हुआ हूँ। यहाँ तक कहने के बाद कजला खान रुका, फिर पहले की निस्बत ज्यादा गुसीली आवाज में फखरुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, फखरुद्दीन, मैंने ना तुम्हारे मुतालिक एतमर से बात की है, ना मैंने उस पर यह इंकशाफ किया है कि उसे उसकी माँ और भाई को मैं निकाल कर लाया था। मैं तो उस दुकान में अपनी जरूरत का सामान खरीदने गया था। उसे मुझ पर शक हुआ कि शायद उसने इससे पहले मुझे कहीं देख रखा है। जब उसने पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ
तब मैंने कह दिया कि मैं इस शहर में अजनबी हूँ, लिहाजा तुम मुझे नहीं जानती। इस पर वो मुतमईन हो गई और मैं घोड़े पर सवार हुआ और इधर चलाया। यहाँ तक कहने के बाद कजला खान रुका और तनबीह करने के अंदाज में फखरुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, फखरुद्दीन, आइंदा कभी मुझसे झूठ मत कहना, सच्ची बात हो वो हमेशा मेरे सामने कहना। तुमने एतमर, उसकी माँ और भाई को जो धोखा दिया है वो तुम्हारा जाती फेल है, मैं उसमें शरीक नहीं हूँ। मेरे साथ तो तुमने मुआहिदा किया था कि उनको अगर मैं वहां से निकाल लाऊं तो आजाद होऊंगा। वो काम मैंने सिर्फ अपनी आजादी की खातिर नहीं बल्कि एक मुसलमान खानदान को तकलीफ से निजात देने के लिए भी किया। अब तुम उन्हें धोखा दो या ना दो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस रोज इस धोखे की असलियत मेरी वजह से नहीं किसी और वजह से उन पर आया हो गई तो ये सोचो तुम्हारी उनके यहाँ क्या इज्जत और वकार रह जाएगा। इस पर फखरुद्दीन कहने लगा, अगर तुम अपनी जबान बंद रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। रहा सवाल तुमसे झूठ कहने का, तो वाकई वो मेरी गलती थी। ये जो तुम मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ले गए हो, तो क्या ये दौरान गुफ्तगू बदमुआमलगी और गुस्ताखी नहीं है? इस पर तेज निगाहों से फखरुद्दीन की तरफ देखते हुए कजला खान कहने लगा, फखरुद्दीन, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू नाकाबिले बर्दाश्त है। तुमने ऐसा लहजा अपनाया जैसे मैं बरसों का तुम्हारा गुलाम हूँ और तुम्हें हर तरह से मुझे दबाने और धमकाने का हक हासिल है। आइंदा मोहतात होकर मुझसे गुफ्तगू करना। फखरुद्दीन, मैं कोई पैदाइशी गुलाम नहीं था, हालात ने बना दिया। मेरे गुलाम होने से तुमने फायदा उठाया, मेरे साथ तुमने सौदेबाजी की, एक शरीफ खानदान को धोखा दिया। निज़ा खान की बीवी, बेटी और बेटे को वहां से निकालने की जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी, लेकिन इस मुहिम में नाम तुमने अपना रखा। ये तुम्हारी तरफ से क्या बदमुआमलगी नहीं है? तुम मुझे कहते हो कि मैं दौरान गुफ्तगू तलवार के दस्ते पर हाथ ले गया और ये अच्छा ना था जो तुमने निज़ा खान के साथ किया है। क्या ये अच्छा रवैया है? फखरुद्दीन, मुझे निज़ा खान और उसके अहले खाना से कोई गरज नहीं है, ना वो मेरे रिश्तेदार है ना अजीज व अकारिब हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तुम उनके साथ जो चाहे मामला करो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि एक रोज। यहाँ तक कहते कहते कजला खान रुक गया क्योंकि मगरिब की आजान सुनाई दी थी। इस पर उसने अपने घोड़े को मोड़ा और उस मस्जिद की तरफ हो लिया जिसमें उसने कदर खान से मुलाकात करना थी। मस्जिद के सामने जाकर उसने घोड़े को बाहर बांधा, अंदर गया, मगरिब की नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद इधर उधर देखा, कदर खान कहीं ना था। मायूस होकर वो मस्जिद से निकला, घोड़े के करीब आया तो मुस्कुरा दिया क्योंकि कदर खान उसके घोड़े की बाग पकड़े खड़ा था। कजला खान को देखते ही कहने लगा, आप मुझे अंदर देख रहे होंगे, मैंने आपको नमाज अदा करते देख लिया था, लिहाजा मैं नमाज अदा करके आपके घोड़े के पास आ खड़ा हुआ। अब आए चलें। कजला खान चुपचाप उसके साथ हो लिया था। कदर खान के साथ जब कजला खान उनकी हवेली में दाखिल हुआ तो जमाल, अस्मा, रेयान और लबाना ने शानदार अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। उसके घोड़े को अस्तबल में बांधा, फिर सब दीवान खाने में दाखिल हुए। आखिर गुफ्तगू का आगाज जमाल ने किया और कहने लगा, कजला खान, बेटे पहले अपने और अपने खानदान से मुतालिक तफसील बताओ। इस सवाल पर कजला खान उदास और अफसुर्दा हो गया था। उसने भारी आवाज में मंगोलों के हमलावर होने, उनके हाथों अपने माँ बाप, बहन भाई के मारे जाने, मंगोलों के हाथों गुलाम बनने, एक हाथ से दूसरे हाथ में बिकते हुए हिंदुस्तान पहुंचने और फिर एक मुहिम को सर करने की शर्त पर फखरुद्दीन तक के सारे हालात तफसील से सुना डाले थे। कजला खान के ये अल्फाज सुनने के बाद रेयान, अस्मा, जमालुद्दीन, कदर खान सब परेशान और फिक्रमंद हो गए थे। अस्मा और उसकी दोनों बेटियों की आंखें नमनाक हो गई थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर जमालुद्दीन कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे, तेरे हालात सुनकर बड़ा दुख हुआ। अगर फखरुद्दीन की दी हुई वो रिहाइश आर्जी है तो बेटे, हम बड़े एहसन और बड़े बाइज्जत तरीके से तुम्हारी रिहाइश का एहतमाम कर सकते हैं। जमालुद्दीन यहीं तक कह पाया था कि उसकी बात काटते हुए कजला खान कहने लगा, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं फखरुद्दीन पर भी बोझ नहीं बनूंगा, इसलिए कि अमीर इज़ुद्दीन ने मुझे अपने लश्कर में शामिल कर लिया है। मुस्तकर में मेरी रिहाइश का भी एहतमाम हो चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि वहीं मुंतकिल हो जाऊं। लश्कर में रहते हुए जब मैं देखूंगा कि मेरे पास इतना सुरमाया हो गया है कि मैं कोई छोटा सा मकान खरीद लूं तो मैं अपनी रिहाइश का एहतमाम कर लूंगा। इस पर जमालुद्दीन बोल उठा, बेटे, पहले उस मौजू पर गुफ्तगू करें जिस मौजू के लिए तुम्हें बुलाया है। ये मेरी दो बेटियां हैं, रेयान और लबाना, एक बेटा है कदर खान। हम घर के 5 ही अफराद हैं। मैं चाहता हूं तुम रेयान, लबाना और कदर खान को तैगजनी और हरबो ज़र्ब के दूसरे हुनर की तरबियत दो। बेटे, अब तुम इस घर के लिए एक तरह से मानूस हो गए हो। रेयान की जान बचाकर तुमने हम पर वो एहसान किया है जिसका हम बदला नहीं चुका सकते। दूसरे रेयान खसूसियत के साथ तुम्हारी ममनून और शुक्रगुजार हैं।
हवेली के पीछे बाग है, उसमें हर किस्म के फलदार दरख्त हैं। मैं चाहता हूँ उस बाग में तुम इन तीनों को तैगजनी की तरबियत दो, कभी कभी अपने साथ इन्हें घुड़सवारी के लिए शहर से बाहर भी ले जाया करो। मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे। हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर कजला खान के चेहरे पर नमूदार हुआ, फिर कहने लगा, अगर इनकार करना होता तो मैं आता ही ना। ये तीनों मेरे साथ वक्त तय कर लें, उस वक्त पर मैं आ जाया करूंगा और इन्हें तरबियत दे जाया करूंगा। जमालुद्दीन से पहले ही रयान बोल उठी, अगर आपको जहमत ना हो तो आप असर के बाद आ जाया करें। हवेली के पुश्ती हिस्से में हम तीनों आपसे तैगजनी और दूसरे हरबो ज़रब के फनून में महारत हासिल करेंगे और साथ ही रात का खाना खाकर आप चले जाया कीजिएगा। रयान की उस तजवीज़ पर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए जमालुद्दीन, अस्मा, लबाना और कदर खान ने भी इत्तेफाक किया था। उस मौके पर बड़ी संजीदगी में कजला खान बोल उठा, आप लोगों की मेहरबानी कि आप मुझे ऐसी पेशकश कर रहे हैं। दरअसल मैं खाना नहीं खाया करूंगा, इस तरह मेरी आदत खराब हो जाएंगी। मैं बिल्कुल सादा सा खाना खाने का आदी हो चुका हूँ। कितना अरसा मैं गुलाम रहा, इस अरसे में दो दिन खाना मिलता ही नहीं था। अब आपके यहाँ नेमतों से भरपूर खानों से मैं लुत्फ अंदोज होऊंगा तो फिर मैं इनका आदी हो जाऊंगा। और आपके यहाँ मुझे सदा ये तरबियत का काम तो जारी नहीं रखना। जब रेयान, लबाना और कदर खान ये तरबियत हासिल कर लेंगे और ये सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा तो आपके यहाँ से मुझे जो अच्छे खानों की आदत पड़ चुकी होगी वो आदत छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल और मुहाल होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी पुरानी सादा खाने वाली आदत बरकरार रखूं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूँ। कल से मैं असर के बाद आया करूंगा और मगरिब की अजान से कुछ पहले चला जाया करूंगा। कजलक के अल्फाज पर लबाना बड़ी तेजी से कजला खान के मजीद करीब हुई और कहने लगी, भाई ये आप क्या कह रहे हैं? जाने का भी नाम तक ना लीजिएगा। अभी तो मैं, अम्मा और रेयान तीनों मतबख का रुख करेंगी, अपनी मर्जी के खाने तैयार करेंगी। आप यहाँ बैठकर बाबा और कदर खान के साथ बातें करें। हम आपको शाम का खाना खाए बगैर तो नहीं जाने देंगे और हमारी मर्जी और हमारी इजाजत के बगैर आप जाएंगे भी नहीं। उसके साथ ही एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए अस्मा, रेयान और लबाना वहां से उठकर मतबख की तरफ चली गई थी। इस पर जमालुद्दीन और कदर खान कुछ देर तक कजला खान के साथ बैठकर गुफ्तगू करते रहे। फिर जमालुद्दीन उठा और कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे आओ हम तुम्हें अपनी हवेली का सारा अंदरूनी हिस्सा और पुश्ती हिस्से का बाग दिखाते हैं। उसके साथ ही जमालुद्दीन और कदर खान उठे, तब कजला खान भी उठ खड़ा हुआ। पहले हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ हो लिए। हवेली के सारे कमरे, तोशक खाने तक कजला को दिखाए गए। जगह जगह मशलें जल रही थी जिन्होंने हवेली को खूब रोशन कर रखा था। सकूनती हिस्से से निकलकर वो हवेली के पुश्ती हिस्से की तरफ गए जहां बाग था। वहां भी जगह जगह मशलें रोशन थी। चुनाचे बाग में इधर उधर टहलते हुए कुछ देर तक जमालुद्दीन और कदर खान दोनों बाप बेटा कजला खान को अपने बाग के मुख्तलिफ फलदार दरख्त दिखाते रहे। फिर बाग का वो हिस्सा जहां घास थी और बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी, वहां तीनों कुछ देर बैठकर आपस में बातें करने लगे थे। इतनी देर तक सकूनती हिस्से से लबाना आई और अपने बाप को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा अब आप लोग आए, खाना तैयार है, सब बैठकर खाना खाते हैं। इस पर जमालुद्दीन उठ खड़ा हुआ। कजला खान और कदर खान को लेकर वो अंदरूनी हिस्से की तरफ गया। एक बड़े कमरे के अंदर खाना चुन दिया गया था और वहां अस्मा और रेयान खड़ी थी। पहले सब ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अनवाओ अक़साम के फल कजला खान को पेश किए गए। उसके बाद कजला खान ने पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर जमालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अपने घर से निकलने के बाद ये पहला मौका है कि मैं ऐसे पुरतकल्लुफ खानों से लुत्फ अंदोज हुआ हूँ। कभी मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहनें जिंदा थी तो घर में इस तरह की दावतें रोज हुआ करती थी, पर वक्त एक जैसा नहीं रहता। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझ नादार कल्लाश की इस अंदाज में खातिर तवाज़ो की। अब मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूँ। उसके साथ ही सब उठ खड़े हुए। कजला खान के साथ शहर में आए। कदर खान भागने के अंदाज में अस्तबल की तरफ गया और कजला खान का घोड़ा खोल लाया। कजला खान ने देखा घोड़े के साथ दो गठड़ियों की सूरत में कुछ बंधा हुआ था। कजला खान आगे बढ़ा, एक गहरी निगाह घोड़े की जीन के साथ बंधी गठड़ियों की तरफ डाली, फिर कदर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, कदर खान मेरे भाई, ये तुमने मेरे घोड़े की जीन के साथ क्या बांध दिया है? इस पर कदर खान मुस्कुराया। खुशकुन आवाज में उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और कहने लगा, भाई मेरी तौबा, ये काम मैंने नहीं किया। कदर खान की उस हरकत पर सब मुस्कुरा दिए थे। फिर रेयान आगे बढ़ी और कजला खान को मुखातिब करके कहने लगी, ये दोनों गठड़ियां मैंने आपके घोड़े की जीन के साथ बांधी है, आप बुरा ना मानिएगा। एक गठड़ी में बिल्कुल ताजा फल है, दूसरी गठड़ी जो छोटी है उसमें मुख्तलिफ किस्म के खुश्क फल हैं। मुझे उम्मीद है आप इनकार करेंगे ना ही बुरा मानेंगे। देखिए इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, आपका इस घर पर हर लिहाज से हक बनता है, इसलिए कि जो एहसान आपने हम पर किया है वो अपना भी होता तो ना करता। उस मौके पर कजला खान ने पहली बार गौर से रेयान की तरफ देखा। वो वाकई बेहद हसीन, पुरकशिश, आला शख्सियत की मालिक और जाजिब नजर थी। फिर उसे मुखातिब करके कजला खान कहने लगा,
پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اس احسان کی گفتگو کتنے دن مزید چلتی رہے گی؟ قزلہ خان کے ان الفاظ پر سب ہنس دیے تھے۔ پھر ریان کہنے لگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو نہ ہو تو ہم آئندہ محتاط رہیں گے، لیکن ریان کی بات قزلہ خان نے کاٹ دی۔ پھر کہنے لگا، لیکن کچھ نہیں ریان، بات یہ ہے کہ جس وقت ہاتھی نے تمہیں اپنی سونڈ میں اچکا تھا اور تمہارے گرد اپنی سونڈ کو لپیٹ لیا تھا، اس وقت وہ تمہیں اپنے مہاوت کی طرح دیوار سے پٹک دینا چاہتا تھا۔ اس موقع پر اگر میں تمہاری مدد کو نہ پہنچتا تو مجھ سے بڑا کوئی بے غیرت اور غیر ذمہ دار شخص نہ ہوتا۔ میرے پاس اس وقت ایک ہی طریقہ تھا، اگر میں تاخیر کرتا تو ہاتھی تمہیں یقیناً دیوار پر پٹک چکا ہوتا۔ میں تلوار کا وار بھی اس وقت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میری تلوار تم پر بھی گر سکتی تھی، نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ پہلے اس ہاتھی کو زخم لگا کر انگیخت کروں اور اپنی طرف متوجہ کروں۔ بس میری وہ تجویز کامیاب ہوئی اور خداوند قدوس کو بھی منظور تھا کہ تمہیں ہاتھی سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے میرے مہربان رب نے تمہیں محفوظ رکھا۔ تمہیں محفوظ رکھنے کا مجھے ایک ذریعہ بنایا گیا، ورنہ زندگی لینے دینے والا میرا رب ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ بس شکر تو آپ کو اپنے رب کا ادا کرنا چاہیے، میرا آپ لوگ بار بار کیوں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے وہ کچھ کیا جو ایک اچھے انسان کو اس موقع پر کرنا چاہیے تھا۔ زندگی اللہ نے بچائی، لہٰذا آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قزلہ خان جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے ریان کہنے لگی، شکر تو ہم آپ کے کہنے پر ہر وقت اللہ کا کریں گے، پر اب آپ روز ہمارے ہاں آنا نہ بھولیے گا۔ یوں جانیے گا آپ اس گھر کے ایک فرد ہیں اور آپ کو ہر صورت میں یہاں آنا ہے۔ ریان کی اس گفتگو کے جواب میں قزلہ خان کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جمال الدین بول پڑا، بیٹے ریان ٹھیک کہتی ہے، موت کے منہ سے نکالنے والے کی قدر موت کے منہ سے نکلنے والا ہی بہتر انداز میں جانتا ہے۔ جواب میں قزلہ خان مسکرا دیا۔ ریان پھر قزلہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اب آپ تکلفات میں نہ پڑیے گا، آپ کے گھوڑے کی زین کے ساتھ جو خرجینیں بندھی ہوئی ہیں یہ بندھی رہنے دیجیے، ان چیزوں کے ساتھ ہی آپ گھر لوٹیے گا۔ یوں جانے جو کچھ ہم نے کیا ہے اس میں ہم سب کی خوشی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں گے۔ ریان جب خاموش ہوئی تب قزلہ خان کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے جمال الدین کہنے لگا، بیٹے کل اور آنے والے دنوں میں عصر کے بعد ہم بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کیا کریں گے۔ جمال الدین جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے قزلہ خان کہنے لگا، لیکن چند دن کے بعد آپ کو ایک لمبی زحمت بھی برداشت کرنا ہوگی۔ وہ کون سی؟ جمال الدین نے غور سے قزلہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ اس پر قزلہ خان کہنے لگا، آپ کے سامنے جو گفتگو میری امیر عز الدین کے ساتھ ہوئی تھی اس کے مطابق آپ جانتے ہیں چند روز تک سلطان شمس الدین التمش ایک لشکر لے کر جالور کے راجہ اڑیسہ کے خلاف حرکت میں آنے کے در پہ ہے۔ مجھے چونکہ لشکر میں شامل کر لیا گیا ہے لہٰذا میں بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ جتنے دن لشکر اس مہم میں مصروف رہے گا میری آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس پر جمال الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے کوئی بات نہیں، جب تم اپنی مہموں سے لوٹا کرو گے تو پھر پہلے کی طرح ہمارے ہاں آنا شروع ہو جانا۔ ہو سکتا ہے سلطان شمس الدین التمش کی طرف سے مخالف قوتوں کے خلاف کئی ایک مہم میں طول پکڑے، لشکر میں شامل ہونے کے بعد یقیناً تم کو ان مہموں میں حصہ لینا پڑے گا، لہٰذا ان مہموں میں ہم سب مل کر تمہارے لیے کامیابی اور فوز مندی کی دعا مانگا کریں گے۔ جمال الدین کے ان الفاظ پر قزلہ خان خوش ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے جمال الدین اور قدر خان دونوں سے مصافحہ کیا، پھر اسما، لبانہ اور ریان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ لہرایا اور کہنے لگا، آپ لوگوں نے جو یہ میری شاندار دعوت کی اس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اب مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قزلہ خان نے اپنے گھوڑے کی باگ تھامی، جمال الدین کی حویلی سے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگاتا ہوا وہاں سے چل دیا تھا۔